डाकू राजा। प्राचीन विदर्भ में एक समय था जब ऐसा लगता था कि राज्य पर डाकुओं का शासन है। हर दिन व्यापारियों को लूटे जाने और मार्ग में रोके जाने की अंतहीन शिकायतें आती थीं। पहरेदारों को दोगुना करने के बावजूद घरों में सेंधमारी होती थी। युवा राजा, जो केवल थोड़े समय से सिंहासन पर था, हर तरफ से परेशान था। राज्य के धनी लोगों ने राजा से मांग की कि वह उनकी संपत्ति और यात्रा के दौरान सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करे। उसके मंत्रियों ने कहा कि इसका एकमात्र जवाब यह घोषणा करना है कि सभी चोरों को तुरंत फांसी दी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कठोर सजा भी चोरों को रोकने में नाकाम रही, क्योंकि लूटपाट निश्चित रूप से बढ़ रही थी। अंत में राजा ने फैसला किया कि वो खुद ही इतनी बड़ी संख्या में अपराध होने का कारण पता लगाएगा। अपने मंत्रियों को बताए बिना राजा ने एक साधारण नागरिक का वेश धारण किया, पैदल ही अपने राज्य का दौरा करने और ये देखने के लिए निकल पड़ा कि वो क्या पता लगा सकता है। एक गांव में आकर और पहले से ही थका हुआ महसूस करते हुए उसने मंदिर के बाहर बैठे पुरुषों के एक समूह में शामिल होने का फैसला किया। पहले तो ग्रामीणों ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन बहुत जल्द राजा, जो बहुत आकर्षक हो सकता था, कुछ बुजुर्गों के साथ गहरी बातचीत में लीन हो गया। मुझे बताओ, राजा ने कहा, मैं समझता हूं कि इस राज्य में बहुत सारे डाकू हैं। क्या आप अच्छे लोगों को अक्सर लूटा जाता है? अरे नहीं, पुरुषों में से एक ने चौड़ी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हम डाकुओं को आकर्षित करने के लिए बहुत गरीब हैं। आप निश्चित रूप से एक अजनबी हैं, दूसरे ने हंसते हुए कहा। यहाँ बाकी सभी गांवों की तरह जमीन अमीरों के पास है जो ऊंचा किराया मांगते हैं। फिर इसके ऊपर राजा के मंत्री हम पर हर चीज पर कर लगाते हैं। इसलिए आप देखते हैं, हम इतने गरीब हैं कि लूटने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यह सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन देश में इतनी लूटपाट क्यों हो रही है? गरीबों को जीना है, उस व्यक्ति ने बढ़ते गुस्से में जवाब दिया। ये डाकू जिनकी आप बात कर रहे हैं, वे केवल अमीरों को लूटते हैं जिन्होंने पहले ही गरीबों को लूटा है। और ये केवल तथाकथित डाकू ही हैं जो बीमारों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। राजा ने एक मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, मैं इनमें से किसी एक डाकू से मिलना चाहूंगा। पुरुषों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। अगले गांव जाओ, उनमें से एक ने कहा, और भोज के बारे में पूछो, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। ग्रामीणों को अलविदा कहकर राजा अगले गांव की ओर चल पड़ा, जहां उसने तुरंत इस आदमी भोज को ढूंढा। जब राजा को भोज मिला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक छोटा सामान्य व्यक्ति था जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। तुम क्या चाहते हो? भोज ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। राजा ने उत्तर दिया, मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो एक फुर्तीले हाथ को काम पर रखना चाहेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो जोखिम लेने से न डरता हो। भोज ने पहले तो हैरान होकर देखा, फिर वो जोर से हंस पड़ा। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम एक डाकू हो? राजा ने उत्तर दिया, मुझे बहुत अनुभव है और मैं कभी पकड़ा नहीं गया। ठीक है, तुम एक योग्य व्यक्ति लगते हो, भोज ने अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा। हो सकता है मैं तुम्हें आजमाऊं। राजा को राहत मिली कि भोज ने बहुत अधिक सवाल नहीं पूछे। अच्छा, हम किसके घर सेंध लगाएंगे? भोज मुस्कुराया और राजा की पीठ थपथपाई। आज रात मेरे दोस्त, तुम और मैं राजा के खजाने का दौरा करेंगे। राजा इस तरह के दुस्साहस पर चकित था, लेकिन दूसरे विचार पर यह पता लगाने के लिए एक अच्छा परीक्षण होगा कि उसके पहरेदार कितने सतर्क थे। भोज की ओर मुड़कर उसने कहा, हम लूट का माल कैसे बांटेंगे? भोज दुखी लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, हम सब कुछ समान रूप से बांटेंगे। बस याद रखना, अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम दोनों को एक ही सजा मिलेगी। इसलिए यह केवल उचित है कि हम जो भी लाभ कमाते हैं उसे भी साझा करें। देर रात को राजा और भोज महल की दीवारों तक रेंगते हुए पहुंचे और भोज एक बंदर की फुर्ती के साथ दीवार पर चढ़ गया और एक रस्सी नीचे फेंक दी ताकि राजा उसका अनुसरण कर सके। पहरेदारों से सावधानीपूर्वक बचते हुए, जो राजा को जागे होने से ज्यादा सोते हुए लग रहे थे, दोनों खजाने की इमारत की ओर चल पड़े। यहाँ भोज ने अजीब दिखने वाली चाबियों का एक बड़ा गुच्छा निकाला और पल भर में ताला खोल दिया और विशाल दरवाज़ा खोल दिया। एक मशाल जलाकर भोज ने जल्द ही एक सुनहरी पेटी पर हाथ रखा, जिसे उसने जबरदस्ती खोल दिया। अंदर 3 हीरे थे, जिनमें से प्रत्येक कबूतर के अंडे के आकार का था। ये रहा लूट का माल, भोज ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। लेकिन हम 3 हीरों को विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए चूंकि वे राजा के फिरौती के लायक हैं, हम एक एक ले लेंगे। इसलिए हर किसी ने एक हीरा जेब में डाल लिया और जितनी चुपके से वे घुसे थे उतनी ही चुपके से खजाना और महल छोड़ दिया। महल की दीवारों के बाहर राजा और भोज अलग हो गए। राजा ने तब तक इंतजार किया जब तक कि भोज नज़र से ओझल नहीं हो गया, फिर चुपचाप अपने महल में प्रवेश कर गया। अगली सुबह मुख्यमंत्री को पहरेदार के कप्तान ने जगाया, जिसमें खबर थी कि रात में खजाने में सेंध लग गई थी। मंत्री खजाने की ओर भागा और जब उसने टूटी हुई पेटी में एक हीरा अभी भी अंदर पाया तो उसने चुपचाप हीरा अपनी जेब में सरका लिया जब पहरेदार नहीं देख रहे थे।
फिर वह राजा को बुरी खबर बताने के लिए भागा। महाराज, वो चिल्लाया जैसे ही वो राजा के कक्ष में भागा, कल रात चोर खजाने में घुस आए और आपके 3 महान हीरे चुरा लिए। राजा बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। मंत्री को बाहर इंतजार करने के लिए कहकर उसने पहरेदार के कप्तान को गांव जाने और भोज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब भोज को राजा के सामने घसीटा गया तो उसने अपने सेंधमारी के साथी को नहीं पहचाना, लेकिन ये समझते हुए कि खेल खत्म हो गया है, उसने रोते हुए लूट को कबूल किया और जोर देकर कहा कि उसने और उसके सहायक ने केवल 2 हीरे चुराए थे। ये आदमी एक पूरा धूर्त है, मंत्री चिल्लाया। जाहिर है उसने सभी हीरे चुरा लिए और उसे मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं, राजा ने कहा। मैंने पहले ही साथी का पता लगा लिया है जो इस कैदी के समान ही कहानी बता रहा है। मंत्री ने आग्रह किया। यातना उन्हें एक अलग कहानी गाने पर मजबूर करेगी। राजा खड़ा हुआ और मंत्री का सामना किया। उसने कड़ाई से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि तीसरा हीरा तुम्हारे कब्जे में मिलेगा। अब तुम्हारी बारी है कबूल करने की। मंत्री इतना हक्का बक्का रह गया था कि वो केवल कुछ असंबद्ध कहानी ही कह पाया, जिसे राजा ने कंधे उचकाकर खारिज कर दिया और मंत्री को उसके शेष जीवन के लिए कालकोठरी में डालने का आदेश दिया। भोज को क्षमा कर दिया गया और राजा के घर में सेवा दी गई। राजा ने अपने कई मंत्रियों को बदल दिया और कई कानूनों को बदल दिया ताकि कर और किराए कम हो जाएं और लोगों को जीने के लिए अब लूटपाट का सहारा नहीं लेना पड़े। नीति, ज्ञान से निर्देशित न्याय लोगों के लिए शांति लाता है। सच्चा नेतृत्व भय या सजा में नहीं, बल्कि समझ और निष्पक्षता में निहित है।